हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम सीटेट जुलाई 2024 के सीडीपी एंड पैडागोजी के दोस्तों 30 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, जिसमें 211 से लेकर दोस्तों 240 तक दोस्तों इसमें क्वेश्चन हम कवर करेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। आइए दोस्तों दोस्तों जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें कौन सी भावना उत्पन्न होती है दोस्तों, ये बताना है। क्या है क्वेश्चन, क्या है दोस्तों, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं तब जाके आंसर हम देंगे। और दोस्तों किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले जरूर उसको 2 बार पढ़ें, तभी दोस्तों पैडागोजी आपके समझ में आएगी, ठीक है ना। आइए दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें कौन सी भावना दोस्तों, यहाँ पे कौन सी भावना उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए में है क्या शर्म उत्पन्न होती है, ऑप्शन बी गुस्सा, ऑप्शन सी गर्व एंड ऑप्शन डी उत्कंठा। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा, बताइए दोस्तों आप सभी लोग, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वह ऑप्शन सी होगा, जो गर्व होगा वो हमारा उत्पन्न हो। जब दोस्तों कोई बच्चा आंतरिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए उत्सुक होता है दोस्तों और वह कार्य को कर ले जाता है दोस्तों, तब वहाँ पर उस बच्चे के जो मन में उत्पन्न होता है दोस्तों, तो उसे हम क्या वह गर्वान्वित महसूस करता है अपने आप को, ठीक है ना। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देते हैं। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखते हैं और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देते हैं, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों, एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए दोस्तों एक ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देते हैं, ठीक है ना। और यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के ड्राफ्ट को ध्यान से रखते हैं और उन सभी ड्राफ्ट को काम करने की प्रक्रिया को मान्यता देते हैं, इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे दोस्तों। ऑप्शन ए में है क्या यह योगात्मक होगा, ऑप्शन बी मानक संदर्भित होगा, ऑप्शन सी रचनात्मक होगा एंड ऑप्शन डी क्या होगा, मानकीकृत होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा बताएंगे आप सभी लोग दोस्तों, बताइए क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, क्या होगा दोस्तों, मानक संदर्भित होगा। क्या होगा दोस्तों, मानक संदर्भित, सॉरी दोस्तों ऑप्शन सी होगा, यह क्या होगा, रचनात्मक होगा। क्या होगा दोस्तों, सॉरी आंसर सी होगा, यह क्या होगा, रचनात्मक होगा। कैसा होगा दोस्तों, यह रचनात्मक होगा। क्या कैसा होगा दोस्तों, रचनात्मक होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कक्षा नियमन में विद्यार्थी की सहकारिता हेतु अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए स्वयं ही कठोर और अटल नियमों का निर्धारण करना चाहिए, ऑप्शन बी विद्यार्थी के दुर्व्यवहार के बारे में अभिभावकों से बार बार शिकायत करना चाहिए, ऑप्शन सी में है मानदंडों का पालन न करने पर विद्यार्थी पर भर्त्सना करना चाहिए, या ऑप्शन डी मानदंडों या नियमों को स्थापित करने के समय विद्यार्थी की सहभागिता। बताइए दोस्तों जो इसका आंसर होगा तो क्या होगा, बताइए दोस्तों। दोस्तों जो इसका उत्तर होगा वह कौन सा ऑप्शन होगा, बताइए। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी होगा, मानदंडों मानदंडों सॉरी दोस्तों, आइए देखते हैं मापदंडों और नियमों
मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थी की सहभागिता क्या होगी? मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थी की सहभागिता। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौती का कारण बनती है? दोस्तों कौन सी दिव्यांगता, दोस्तों कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संरचना में चुनौतियों का कारण बनती है? ऑप्शन ए आत्म केंद्रित या स्वलीनता होगी, ऑप्शन डी पठन वैकल्य होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी क्या होगा, गुणज वैकल्य होगा, एंड ऑप्शन डी क्या होगा, गतिमान दिव्यांगता होगी। बताइए दोस्तों जो इसका आंसर होगा तो क्या होगा, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। इसका आंसर होगा क्या? ऑप्शन ए आत्म केंद्रित और स्वलीनता होगी। क्या होगा दोस्तों? आत्म केंद्रित और स्वलीनता होगी। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? दोस्तों हमको आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण बताना है। इन चार ऑप्शनों में से कोई ना कोई एक बैठेगा दोस्तों। ठीक है ना। ऑप्शन ए में क्या है? रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना। ऑप्शन बी में है नगद इनाम जीतने के लिए चित्रकारी करना। ऑप्शन सी पुरस्कार जीतने के लिए किसी खेल में भाग लेना। ऑप्शन डी माता पिता की प्रशंसा करने के लिए पढ़ाई करना। बताइए दोस्तों जो इसका आंसर होगा क्या होगा, बताएं दोस्तों क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, रुचि के कारण। किसके कारण? रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना। क्या करना? रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना होगा। ठीक है ना। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता बुद्धि की विशेषता है। दोस्तों क्या हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में क्या कह रहा है दोस्तों? सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता बुद्धि की कौन सी विशेषता है? क्या यह भाषाई विशेषता है दोस्तों, या प्रकृतिवादी विशेषता है, या स्थानिक विशेषता है, या अंतः वैयक्तिक विशेषता है? बताइए दोस्तों जो इसका आंसर होगा क्या होगा, बताएं दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, उनमें भाषाई बुद्धि होगी। कैसी बुद्धि होगी दोस्तों? भाषाई बुद्धि होगी। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है? ऑप्शन ए अभिभावक स्कूल की ज़रूरतों के अनुसार, ऑप्शन बी स्कूल छात्र की ज़रूरतों के अनुसार, ऑप्शन सी छात्र स्कूल की ज़रूरतों के अनुसार, एंड ऑप्शन डी छात्र शिक्षक की ज़रूरत के अनुसार। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, बताएं आप सभी लोग बताएं इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, स्कूल की ज़रूरत के लिए, स्कूल छात्र की ज़रूरतों के अनुसार। दोस्तों क्या होगा? स्कूल छात्र की ज़रूरतों के अनुसार होगा। ठीक है ना। ऑप्शन बी आंसर में होगा। ठीक है ना। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, हावर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमको चुनना है कि कौन सा कथन सही होगा दोस्तों। ठीक है ना। फर्स्ट में क्या कह रहा है? ऑप्शन ए में हावर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। सॉरी ये ऑप्शन ए में क्वेश्चन ही आ गया है। ऑप्शन बी देखते हैं, बुद्धि को परिपोषित व विकसित नहीं किया जा सकता। क्या ऐसा है क्या दोस्तों? बुद्धि को बढ़ाया नहीं जा सकता है क्या? कैसे ऐसा हो सकता है दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं। बिल्कुल सही बात है। बुद्धिलब्धि उपलब्धि का सफल मापन पैमाना है। उपलब्धि दोस्तों बुद्धि मापन का, बुद्धिमत्ता का सफल पैमाना है। क्या ये होगा दोस्तों? ऐसा तो नहीं हो सकता है। एंड ऑप्शन ई में एक खास वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्ग के व्यक्तियों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। क्या ये भी सही होगा? बताइए दोस्तों जो इसका आंसर होगा क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? ऑप्शन सी होगा।
हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धि होती है। कैसी होती है दोस्तों? हर व्यक्ति में विविध अनेक प्रकार की बुद्धि। यहाँ पर फर्स्ट में क्या कर रहा है? बुद्धि को परिपोषित और विकसित नहीं किया जा सकता है। नहीं दोस्तों, बुद्धि तो हमें बढ़ानी ही पड़ती है। और उपलब्धि बुद्धिमत्ता का सफल परीक्षण है, ये भी नहीं है दोस्तों। एक खास वर्ग की, ये तो कोई जरूरी थोड़ा नहीं कि एक खास वर्ग के पास ही एक बुद्धि होती है। बुद्धि तो दोस्तों सबके पास होती है, ठीक है ना। एक जानवर होता है, उसके पास भी अपनी भाषाई बुद्धि होती है, अपनी बुद्धि होती है, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समावेशन का अर्थ क्या है? हमको समावेशन का अर्थ बताना है दोस्तों, ठीक है ना। ऑप्शन ए में है, सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना है। सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना है। ऑप्शन बी, अनुचित प्रयास और अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा करना है। ऑप्शन सी, भेदभाव को बढ़ावा देना और मतभेदों के प्रति असहिष्णुता रखना है। या भागीदारी या जुड़ाव के आसमान अवसर देना है। तो बताइए दोस्तों, जो इसका आंसर होगा क्या होगा? बताएं दोस्तों, आप सभी लोग इसका आंसर बताएं क्या होगा, क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना है, ठीक है ना। उनकी सामाजिक पहचान को नहीं सामने रखना है, यह छूत है या अछूत है, या ये हमारे पढ़ाने लायक है कि नहीं है, ब्राह्मण है कि ये वैश्य है, ये नहीं देखना दोस्तों। हमको उनको एक सामाजिक पहचान देना है और हर समाज के बालक को हमको शिक्षा देनी है, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जिसमें दूसरों की मनसाओं, भावनाओं और व्यवहारों को समझने व उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, उनमें कौन सी बुद्धि होती है दोस्तों? ऑप्शन ए, उनके का प्रकृतिवादी बुद्धि होती है। ऑप्शन बी, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है, या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है, स्थानिक बुद्धि होती है। बताइए दोस्तों। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार दोस्तों वह व्यक्ति जिनमें दूसरों की मनसाओं यानी दूसरों की क्या सोच है दोस्तों, उसको जानना, उसकी भावनाओं और व्यवहारों को समझना, उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता, तो उसमें कौन सी बुद्धि होगी हमको ये बताना है। बताइए दोस्तों, जो इसका आंसर क्या होगा, कौन सा होगा दोस्तों? तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन वी होगा, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होगी। कौन सी दोस्तों? ये अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है, ठीक है ना। कौन सी दोस्तों? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होगी, ठीक है ना। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है और उनका सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है? वो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है दोस्तों और उनके सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है? सुलभ अवसंरचना और इमारतें आवश्यक हैं, विद्यार्थियों का अलगाव उसके लिए सही है, या शिक्षकों का पक्षपातपूर्ण रवैया सही है, या साथियों के बीच सहानुभूति और दया सही है। तो बताएं दोस्तों, जो इसका आंसर होगा क्या होगा? बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन, कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन ए होगा, सुलभ और अवसंरचनावादी इमारतें। दोस्तों क्या होगा? सुलभ और अवसंरचना इमारतें होगा, ठीक है ना, सफल समावेशन की आवश्यकता के लिए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन कहते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने हेतु सूचना प्रसंस्करण का निम्नलिखित में कौन सा तत्व सहायक है? अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने हेतु सूचना प्रसंस्करण का निम्नलिखित में कौन सा तत्व सहायक है? गैर संदर्भिक है, विस्तारण है, उद्दीपन प्रक्रिया का अनुबंध है, और रटकर याद करना है। बताएं दोस्तों, जो इसका आंसर होगा तो क्या होगा? बताइए दोस्तों। दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, विस्तारण होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, विस्तारण होगा, ठीक है ना। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण विद्यार्थियों
के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करता है। दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा अभ्यास दोस्तों विद्यार्थियों में श्रवण विद्यार्थियों को सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करता है? सुनने वाला, ठीक है ना। विद्यार्थियों को अपने आप से बात करके सोचने दें। विद्यार्थियों को मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा दें। बाद में उपयोग करने के लिए टेप या दंत कार्य के निर्देश रखें या दत्तकों के लिए मौखिक निर्देश दें। दंतकों के लिए दत्त कार्य के लिए मौखिक निर्देश दें। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? क्या होगा दोस्तों? दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। यह विद्यार्थियों को मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा दे। क्या करें दोस्तों? विद्यार्थियों को मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा दे, ठीक है ना। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं तथा प्रतीकों का हेर फेर कर समस्या समाधान कर सकते हैं? बताइए दोस्तों जो इसका आंसर होगा क्या होगा? क्या उनमें सृजनात्मक बुद्धि होगी या स्थानिक बुद्धि होगी या तर्क शास्त्रीय गणितीय बुद्धि होगी या प्रकृतिवादी बुद्धि होगी? बताएं दोस्तों जो इसका आंसर होगा क्या होगा? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, तर्क और शास्त्रीय गणितीय बुद्धि होगी। कौन सी दोस्तों? तर्क और शास्त्रीय गणितीय बुद्धि होगी, ठीक है ना। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों में किसकी भावना पैदा करनी चाहिए? दोस्तों यहाँ पर इन 4 ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन रखा जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो कौन सा होगा दोस्तों इसका आंसर? दोस्तों जो इसका आंसर होगा क्या जुड़ाव होगा या बहिष्कार होगा या हीनता होगी या अलगाव होगा? बताएं दोस्तों जो इसका आंसर होगा तो क्या होगा? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, जुड़ाव। एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों की कौन सी भावना करनी चाहिए? जुड़ाव की भावना पैदा करना चाहिए, ठीक है ना। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है? दोस्तों क्या होगा? निम्नलिखित में अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है? क्या है सृजनात्मकता या प्रतीकात्मक अनम्यता की कमी को अपसारी चिंतन है या क्रियात्मक जड़ता और सृजनात्मक अभिसारी चिंतन है या प्रतिक्रियात्मक अनम्यता की कमी और अभिसारी चिंतन की सृजनात्मकता है या अपसारी चिंतन और क्रियात्मक जड़ता और प्रतीकात्मक अवनम्यता है? बताएं दोस्तों जो इसका आंसर होगा। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? आप सभी लोग बताएं दोस्तों, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, सृजनात्मकता और प्रतिक्रियात्मक अनम्यता की कमी और अपसारी चिंतन होगा, ठीक है ना। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक बच्चे में दूसरों की नियति और इच्छाओं को समझने की योग्यता में यह बुद्धि किस स्वरूप की होती है? यह कौन सी स्वरूप की दर्शाती है? दोस्तों क्या है क्वेश्चन? क्या है पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों। एक बच्चे में दूसरों की नियति यानी दूसरों की इच्छाओं और उसकी क्या चाह को समझने की योग्यता बालक में है। तो दोस्तों उस बालक में कौन सी बुद्धि है? क्या उस बालक में स्थानिकीय संबंधी बुद्धि है या अंतरा वैयक्तिक बुद्धि है या अंतः वैयक्तिक बुद्धि है या प्राकृतिक बुद्धि है? बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, अंतरा वैयक्तिक बुद्धि है। कौन सी है दोस्तों? अंतरा वैयक्तिक बुद्धि है बच्चे में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए, छात्रों के बीच भ्रांतियों को महत्वपूर्ण, यहाँ पर खाली जगह को पूरा करना है दोस्तों। छात्रों के बीच भ्रांतियों को निर्मित करना है या पहचान करना है या अनदेखा करना है या प्रचारित करना है? दोस्तों छात्रों के बीच भ्रांतियों को क्या करना है दोस्तों? आप ये बताएं।
तो दोस्तों जो छात्रों के बीच भ्रांतियां हैं उनको क्या करना है, भ्रांतियों को दोस्तों पहचानना है। क्या करना है दोस्तों, भ्रांतियों को पहचानना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 निम्न में से किसके महत्व पर बल देती है। दोस्तों राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 निम्न में से किसके महत्व पर बल देती है जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते हैं। क्या सक्रिय जुड़ाव और बातचीत पर देती है, वेधन और बार बार अभ्यास पर देती है, सामग्री को रट कर याद करने पर देती है, या उत्तेजना प्रतिक्रिया संघ पर। बताएं दोस्तों जो इसका आंसर होगा क्या होगा, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। क्या होगा, सक्रिय जुड़ाव और बातचीत पर बल देती है। ठीक है ना दोस्तों। ये जो राष्ट्रीय पाठचर्या है हमारी, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 है, वही यह कहती है कि हमें बच्चों पे सक्रिय जुड़ाव को रखना है दोस्तों, और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करनी है। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों क्या होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शिक्षिका द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। दोस्तों निम्नलिखित में से किसे एक शिक्षिका के द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य को परिहार या उन्मुख महारत लक्ष्य पर, या प्रदर्शन की दिशा उन्मुख लक्ष्य पर, या परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य पर। बताएं दोस्तों जो इसका आंसर होगा क्या होगा, बताइए दोस्तों सब लोग क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, महारत हासिल करने की दिशा की उन्मुख लक्ष्य पर होगा। ठीक है ना, महारत हासिल करने पे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान यह जागरूकता क्या दर्शाती है। हम स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान दोस्तों यह जागरूकता क्या दर्शाती है। ऑप्शन ए, क्या अभिसंज्ञान दर्शाती है, या भ्रांति दर्शाती है, स्मृति सहायक विधि दर्शाती है, या अभिप्रेरणा दर्शाती है। बताएं दोस्तों जो इसका आंसर होगा तो क्या होगा दोस्तों। स्वयं के ज्ञाता ज्ञान को जागरूकता क्या कहलाती है दोस्तों, तो यह अभिज्ञान कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, यह अभिज्ञान कहलाती है। ऑप्शन ए होगा दोस्तों। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य, असफलता से बचने वाले लक्ष्य, सफलता स्वीकार्य लक्ष्य, या आत्म पराजित लक्ष्य। बताएं दोस्तों जो इसका आंसर होगा तो क्या होगा। शिक्षार्थी को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना है दोस्तों, बताइए दोस्तों क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य होना चाहिए। कैसे होना चाहिए दोस्तों, प्रवीण होना चाहिए स्टूडेंट को, ऐसे लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए दोस्तों स्टूडेंट को। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है दोस्तों, एक शिक्षिका अपने प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है। एक शिक्षिका है दोस्तों, वह प्राथमिक कक्षा के स्टूडेंटों को कैसे अधिगम के लिए बढ़ावा देगी, कैसे अधिगम के लिए उनको प्रेरित करेगी दोस्तों, कि वेधन और अभ्यास के द्वारा, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके, या अधिगम को छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। बताइए दोस्तों जो इसका आंसर होगा, उत्तर क्या होगा, बताएं दोस्तों आप सभी लोग क्या होगा दोस्तों इसका उत्तर। तो दोस्तों जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी होगा, विषय वस्तुओं को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके उन्हें विभिन्न प्रकार की अपने जीवन की विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से जोड़कर दोस्तों विद्यार्थी को क्या किया जाए, अधिगम के लिए बढ़ाने का कार्य शिक्षिका करेगी। आइए अगला क्वेश्चन क्या है। आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करते हैं कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे। आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करते हैं कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसे आकलन योजना करेंगे। सभी विद्यार्थियों के लिए
समान होना चाहिए, ऑप्शन ए में है। केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करने, ऑप्शन बी में है। बच्चों के सीखने के तरीकों को संबंधित ना हो, ऑप्शन सी में है। आकलन के अलग अलग तरीकों को आधारित हो, ऑप्शन डी में है। बताएं दोस्तों जो इसका आंसर होगा क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। कैसा हो दोस्तों, आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। अगला क्वेश्चन क्या है, एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस प्रकार प्रस्तुत करना है। दोस्तों एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस प्रकार प्रस्तुत करना है। ऑप्शन ए केवल शाब्दिक रूप से प्रस्तुत करना है, केवल दृश्य रूप से प्रस्तुत करना है, केवल मौखिक रूप से प्रस्तुत करना है, या बहुल रूप से प्रस्तुत करना है। बताइए दोस्तों जो इसका आंसर होगा तो क्या होगा। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। उसको हमें बहुत रूपों से प्रस्तुत करना है। कैसे करना है, बहुत रूपों से प्रस्तुत करना है। दोस्तों जो भी दोस्त अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो दोस्त आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को दोस्तों प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो पड़े आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अधिगम के संदर्भ में, ऑप्शन ए परीक्षा ही अधिगम का चरम लक्ष्य है। क्या ये सही होगा। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और इसमें अधिगमकर्ताओं को संलग्न की जरूरत नहीं है। क्या ये होगा। भावों का अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं है। क्या ये होगा। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की जरूरत है। बताइए दोस्तों जो इसका आंसर होगा तो क्या होगा। दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की जरूरत है। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। ठीक है ना। आइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है। सहगामी मतलब सहयोगात्मक अधिगम की युक्ति है दोस्तों। क्या ढालना है, क्रमबद्धता है, सामाजिक पृथकीकरण है, या पारंपरिक रूप से प्रश्न करना है। बताइए दोस्तों जो इसका आंसर होगा तो क्या होगा। आप सभी लोग बताएंगे दोस्तों क्या होगा इसका उत्तर। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। दोस्तों जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा। क्या होगा उत्तर, ऑप्शन डी होगा। परस्पर रूप से प्रश्न करना होगा। क्या होगा, पारस्परिक रूप से प्रश्न करना होगा। अगला क्वेश्चन है क्या दोस्तों, प्रवाह विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण हैं। प्रवाह विस्तारीकरण लचीलापन, ऑप्शन ए आत्म केंद्रिता के लक्षण है, बाह्य विपेड़ा के लक्षण है, सृजनात्मकता के लक्षण है, या कार्यात्मक अटलता के लक्षण है। बताइए दोस्तों जो इसका आंसर होगा। आप सभी लोग बताइए क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, सृजनात्मकता के लक्षण है। किसके हैं दोस्तों, ऑप्शन सी होगा, सृजनात्मकता के लक्षण है। ठीक है ना। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी अध्ययन का सिद्धांत नहीं है। समावेशी सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए समता है, पृथकीकरण और नमीकरण है, भिन्नता के अनुसार तंत्र अनुकूलन है, या व्यक्तिगत विविधताओं को अपनाना है। बताइए दोस्तों जो इसका आंसर होगा क्या होगा। निम्न में कौन सा समावेशी अध्ययन का सिद्धांत नहीं है। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। ऑप्शन दोस्तों इसका आंसर उत्तर होगा और पृथकीकरण और नमीकरण, यानी ऑप्शन बी होगा। कौन सा होगा, पृथकीकरण और नमीकरण, ऑप्शन बी होगा। आइए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमारा आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों ये। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबोधित करने का उचित तरीका क्या है। ऑप्शन ए मानसिक मंदिता है दोस्तों, ऑप्शन डी रूप से विकलांग व्यक्ति हैं, बौद्धिक रूप से विकलांग व्यक्ति हैं, या ऑप्शन सी मानसिक विकलांग व्यक्ति हैं, ऑप्शन डी व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता है। क्वेश्चन है दोस्तों, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में आया है दोस्तों। इसके तहत जो बौद्धिक क्रियाशीलता से सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबोधित करने का उचित तरीका क्या है।
क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता होगी। कैसी अक्षमता होगी दोस्तों? बौद्धिक अक्षमता होगी। ठीक है ना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। जो भी दोस्त अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो दोस्त आप सभी लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो पड़े आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।